और नेट बंद कर। चलिए बेटा, वेलकम जी। अब आपसे कहा था ना आज बेटा पहले 10 मिनट लगेंगे रिद्धि, इनके साथ में मैंने टेस्ट डिस्कस करना था बेटा, जो फर्स्ट लिया था ऑफ सब्जेक्टिव। देखो बेटा, सब्जेक्टिव टेस्ट में आप सबका परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं था। पहले चारों दो ऑप्शन जो थे बेटा वो एमसीक्यू के थे, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी, ये ऑलमोस्ट सबके ठीक थे। एक का गलत हुआ, वो जब मैंने आपको डाल रखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, याद है वो था वी कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम। तो आप में से बड़ों ने ना टिक फोर्थ का लगा दिया था बी, पर फोर्थ का आंसर सी था, that these two cannot be measured simultaneously with accuracy। इसका फिफ्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका ठीक था। सिक्स बेटा मैंने आपको सिफरिकल नोट्स पूछे थे ऑफ 3p, याद है 3p में n माइनस एल माइनस वन, तो n माइनस वन वन, 3 माइनस वन, ये घूम के आंसर क्या आएगा 1। आप में से बड़ों ने इसका आंसर निकाल दिया था 2। साइड स्क्वायर सबने ठीक किया था, n प्लस एल सबका ठीक था। फिर बेटा आपको डाउट आया नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन मैंने डाला था फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स व्हिच हैज गॉट हाईएस्ट एनर्जी। याद है हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और इधर जाकर हमारे पास आया था 3d। तो यानी 1s के पास सबसे कम एनर्जी, इन तीनों के पास इक्वल और सबसे ज्यादा एनर्जी। तो 1s और 2s में 2s हैज गॉट मोर एनर्जी। सेकंड 2p और 3p, 3p हैज गॉट मोर एनर्जी। फिर 3dxy एंड 3dyz these are equal। 4f और 5f, वहां पर 5f has got more energy। तो ये था बेटा नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ मैंने न्यूमेरिकल आपको सर कराते हुए भी, हाँ जी बेटा, ये नाइन्थ का कौन सा पार्ट हुआ? ये बेटा नाइन्थ के सबके अलग अलग थे। नाइन्थ फर्स्ट में से 1s और 2s, 2s की एनर्जी ज्यादा है। सेकंड 2p और 3p, 3p has got more energy। थर्ड में 3dxy yz, याद है डी के पांचों ऑर्बिटल इकट्ठे थे तो एनर्जी इक्वल। लास्ट वाले में सर फिर सी होएगा ना आंसर? हाँ जी, सी होएगा ना आंसर? ना बेटा नाइन्थ का सबका अलग, ये क्वेश्चन हाँ नाइन्थ में आपका बेटा सब अलग अलग है। फर्स्ट में 2s, सेकंड में 3p, थर्ड में बोथ आर इक्वल, फोर्थ में 5f हैज गॉट मोर एनर्जी। ओके सर। ठीक, अब इसके बाद टेंथ न्यूमेरिकल बेटा पढ़ते हुए कर रखा था। टेंथ इलेवेंथ आप सबका ठीक है, ट्वेल्थ भी ऑलमोस्ट सबका ठीक है। एक आध स्टूडेंट ने बस गलत किया हो, होगा म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। मैंने आपको लैम्डा यहाँ पर क्या किया शॉर्टेस्ट, दैट मींस डिविडेड दिस लार्जेस्ट। कौन सी भी लाइमन सीरीज अगर लाइमन है तो n1 की वैल्यू पक्का हमारे पास 1, तो n2 लार्जेस्ट कमिंग फ्रॉम अवे, अवे n2 क्या था इंफिनिटी, यहाँ पे n2 इंफिनिटी आना था इन आवर 12। 13th बेटा इस बार हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज अब पीरियोडिक टेबल में भी आएगी। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक था। 15th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सबने ठीक कर रखा था, ए सी और ई दीज कैन नॉट एग्जिस्ट। फॉर 16th क्वेश्चन मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेनेशन डाल रखे थे। 17th बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको पेपर में डिफरेंशिएट करना है ऑर्बिट और ऑर्बिटल या किसी भी चीज में, हमारा ना इसका क्राइटेरिया होता है। पहला जब भी आपने डिफरेंस लिखना है देयर शुड बी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन। और जैसे ये 2 नंबर का था, देखना मैंने आप में से किसी को 1, किसी को 1.5 और कुछ स्टूडेंट्स को 2 दिया है। तो जब बेटा 2 है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो राइट डाउन एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस, इनके 4 डिफरेंसेस जरूर लिखो, ठीक है। और पहला डिफरेंस हर बार क्या होना चाहिए इनका, डेफिनेशन। 14 में बेटा कई स्टूडेंट आप में से फंस गए। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14 और सॉरी 19।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। h कॉमन था, म्यू माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना था। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, बस h और म्यू नॉट दोनों की वैल्यूज मेंशन थी। तो तुम में से ना बड़े स्टूडेंट क्या पहले एनर्जी फाइंड करने बैठ गए, E इज इक्वल टू NH म्यू, फिर उसको कहीं आगे ले गए, वो फंस गए इस क्वेश्चन में। तो इसमें डायरेक्ट था बस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर h म्यू माइनस h म्यू नॉट, h कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट बस सर फॉर्मूला। हाँ जी सर 16 क्वेश्चन में ऑफ द प्रिंसिपल मैंने ना स्टेट किया हुआ है, उसके बाद आपने लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन में क्या करूं सर? बेटा, एक्सप्लेन में पूरा आपने शायद 2 या 3 लाइनें लिखकर छोड़ दिया, उसके तीनों यस सर। कंसेप्ट एक्सप्लेन करने थे। हैविंग लोएस्ट एनर्जी, फिर वी फॉलो n plus l rule, थर्ड however if n plus l value is same then we have to follow lower value of n, वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक, इसलिए मैंने आपके नहीं 3-4 और बच्चों के भी लिखा है साथ में एक्सप्लेन। ठीक, अब बेटा 19th के बाद 20th क्वेश्चन ये हम लोगों ने किया भी था। 20th में फर्स्ट एक्साइटेशन याद है, फर्स्ट एक्साइटेशन क्या था, E2 माइनस E1। तो तुम में से कईयों ने E1 माइनस E2 कर दिया, वो गलत है। याद है हमारे पास यहाँ पे एमिशन था, एनर्जी इमिट हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। फर्स्ट में ये था। सेकंड जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, E इंफिनिटी पे चले गए, उठाया कहाँ से, फर्स्ट से। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके 20th क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक बेटा, इसके बाद आपका 21st सबका ठीक है। एक स्टूडेंट ने बस कैलकुलेशंस बड़ी कर दी बेटा 21st में, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p था ये, तो लैम्डा a और इधर p है, तो ऐसे ही साथ में लैम्डा b इज इक्वल टू h बाय pb, बस दोनों को डिवाइड कर देना था। आप में से स्टूडेंट ने ना इसमें वैल्यूज पुट करके फाइंड करने बैठ गए। वैल्यूज पुट करके अगर फाइंड किया फिर टाइम बड़ा लगेगा। क्या था, दोनों में h और h कॉमन कट गया, मोमेंटम का कंसेप्ट दे रखा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 21st तो इवन आपके कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार आ रखा है। क्लियर। अब इसके बाद 22nd ऑलमोस्ट सबका ठीक था, कैलकुलेशन बड़ी थी। अब बेटा आपका ना 23rd क्वेश्चन सबसे आखिर में करते हैं। 24th which of the following are not possible, 1p के साथ 3f भी था, क्योंकि देखो अगर ये 3f है तो n is equal to 3, तो l की वैल्यू भी क्या आ गई 3। अगर दोनों 3 है, these cannot be equal, तो 1f and 3f both cannot exist। 25 फिफ्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका ठीक था, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ने गलत किया, उनके लिए केस कर देता हूँ। आयरन क्या था 26, ऑर्गन 18 और 2 20, साथ में क्या आ गया 3d6। अब अगर मैंने आपको पेपर में डाला था +2, अगर +2 है तो यहाँ पे ऑर्गन ये आउटरमोस्ट शेल था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देगा 3d6। अगर यहाँ पर था आयरन +3 तो इसका हो जाएगा ऑर्गन और साथ में क्या हो जाएगा 3d5। ये थे बेटा इनके कंसेप्ट। क्लियर, इस कंसेप्ट पे था। 26 लास्ट क्वेश्चन में विच कैन एग्जिस्ट, सिर्फ पहला 1s2 2s2 2px1। सेकंड में देखो 1s2 2s1 कर दिया, s को मैंने कंप्लीटली फिल नहीं किया, सो सेकंड कैन नॉट एग्जिस्ट। थर्ड 1s2 2s2 2px2 2py1। याद है जब तक p में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, वी कैन नॉट कैरी डाउन फिलिंग ऑफ आवर x ऑर्बिटल, तो इसका आना चाहिए था 2px1 2py1 और 2pz1। फोर्थ में 1s2 2s2, मैंने 2p को फिल ही नहीं किया, 2s के बाद डायरेक्ट किसे कर दिया 3s, तो अफूबा प्रिंसिपल वाज नॉट फॉलोड। क्लियर, तो बेटा 26 का आंसर सिर्फ फर्स्ट ठीक था। अब आपका एक क्वेश्चन रह गया, बस मुझे समझाना, वो बेटा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि उसमें बड़े डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं हर बार ना ये टेस्ट के टाइम ही क्लियर करता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर दिया है 3bx² माइनस y², ये क्वेश्चन नंबर 23 में। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो l पक्का मेरे पास क्या आ गया 2, तो m कैन हैव वैल्यू याद है 0 +-1 और +-2। तो बेटा यहाँ पे d के याद है 5 ऑर्डर से bxy xz yz और साथ में कौन सा था x² माइनस y² और साथ में क्या था z²। इन्हें बेटा हम लोग ये इंडिविजुअल वैल्यूज असाइन करते हैं। क्लियर, ये ना सीबीएसई के पेपर में आपको क्वेश्चन रेयर आता है, ये मोस्टली कॉम्पिटिशन्स में आता है। तो देखो जब कॉम्पिटिशन में आता है n मेरे पास क्या था 0, तो n की वैल्यू a की थी 0, कोई डाउट नहीं था। l अगर 1 है तो m कैन हैव वैल्यू 0 और साथ में क्या था +-1। तो अगर बेटा ध्यान दो इसमें हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन सा था, px py और कौन सा था pz।
अब इस थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैंने सॉरी इस पीरियोडिक टेबल के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था, केमिकल बॉन्डिंग। वहां पे बेटा हम लोग ना एक्सेस में बॉन्डिंग के कंसेप्ट लेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है व्हेन ओवरलैप टेक्स प्लेस अलोंग आवर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। तो बेटा यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जेड को हम लोग हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं एज आवर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। एक्स और वाई मेरा कुछ भी हो सकता है। तो लॉजिकली यहाँ पर अगर हमारे पास m1 है तो m कैन हैव वैल्यू 0 और m कैन हैव वैल्यूज प्लस माइनस 1। तो अगर ये 0 है तो दिस इज आवर px, अगर प्लस माइनस 1 है तो सॉरी अगर ये 0 है तो दिस इज आवर pz, और अगर प्लस माइनस 1 है दिस कुड बी py और दिस कुड बी px। ये था बेटा हमारा l इज इक्वल टू 1 का कांसेप्ट कि l की हमारे पास तीन वैल्यूज, m की तीन वैल्यूज 0 प्लस माइनस 1। अगर 0 है तो दिस रिप्रेजेंट्स आवर pz ऑर्बिटल, और अगर प्लस माइनस 1 है दिस कैन बी px और दिस कैन बी py। अब पहले बताओ मेरे साथ m की ये वैल्यू फॉर p क्लियर हुआ? दैट मींस अगर मैंने आपको पेपर में दिया 3pz तो यहाँ पर m 3 है और l क्या 1, तो m कैन हैव वैल्यू, अगर ये z है तो m की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट विल बी 0। अब बताओ बेटा l का कंसेप्ट फॉर p क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, सबको ये क्लियर हुआ लास्ट केस? यस सर। ये सबसे लेट किसने ज्वाइन किया कृष्णा के बाद? मिंटू? यस सर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था पहले। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम में से अभी भी कोई ना कोई छुट्टी पे है। चलो अब बेटा अगर ये एल का कंसेप्ट इसके लिए क्लियर था, अब नेक्स्ट क्या था, मैं खुद कई बार इसको क्रैम करता था। अब अगर मेरे पास L2 था तो M कैन हैव वैल्यू 0, M कैन हैव वैल्यूज प्लस माइनस 1, M कैन हैव वैल्यूज प्लस माइनस 2। मेरे पास D के ऑर्बिटल याद है कौन कौन से थे? XY, XZ, YZ, x² माइनस y² और z²। तो बेटा इसका ना मैंने दिमाग में बड़ा अजीब सा लॉजिक रखा हुआ है। अगर 0 है तो दैट मींस एक वैल्यू है, कौन सा ऑर्बिटल इन पांचों में से सबसे अलग था? इन पांचों सर dzx z²। गुड, अगर ये 0 है तो इसे हम लोगों ने ऑर्बिटल असाइन कर दिया dz²। अब यहाँ पे 2 था, क्लियर? जहाँ पे ये मेरे पास 2 आ गया 2, तो 2 देखो बेटा हमारा कहाँ पे घूम रहा है? dx² माइनस y² पे, और साथ में मैंने क्या कर दिया x और y, क्लियर? अब कौन सा बचा? प्लस माइनस 1। देखो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन कौन से रह गए हमारे पास? ये ऑर्बिटल भी गया, ये भी गया और एक्स वाई भी गया, तो बचा कौन सा यहाँ पर? dxz, या दूसरा कौन सा रह गया? dyz। ये था बेटा हमारा एल का कंसेप्ट। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पेपर में आ रखा था 4dz², इसमें देखो n की वैल्यू पक्का 4, l पक्का 2, m विल बी डेफिनेटली इन दिस केस 0। क्यों? क्योंकि 0 का हमने सिंबल क्या साइन कर रखा है? dz²। फिर ऐसे अगर पेपर में आ गया 4dx² माइनस y², तो आप बताओ n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, तो अब m की वैल्यू क्या आएगी dx² माइनस y² के लिए? -2 -1 0 dx² 1 2। माइनस y², दिस वैल्यू कैन बी +2 और दिस वैल्यू कैन बी -2। इसलिए बेटा ये ना सिर्फ कॉम्पिटिशंस में आता है, सीबीएसई में हमारी ब्रेक बैठ जाती है डी पे, पर तुम में से 5 या 6 स्टूडेंट ने इसका आंसर ठीक निकाल रखे थे। क्लियर? अब ये नहीं मुझे पता देखकर किया था, क्योंकि मैंने नोट्स में ये कंसेप्ट दे रखा था, तो हो सकता है उन बच्चों ने या तो नोट्स प्रॉपर पढ़े थे, उसमें मैंने ये लॉजिक दिया था m कुड बी +2 और m कुड बी -2। ये थे बेटा हमारे टेस्ट के सारे क्वेश्चंस। अब बताओ क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर सबको? हाँ जी, कोई और डाउट टेस्ट की? हाँ जी, बोल दो यस सर, नो सर। यस सर। अरे देखो तुम्हारा ग्रुप मुझे बड़ा लाइव, तुम्हारा क्या वैसे इस बार 12th का भी ग्रुप अच्छा बना है, वो भी बच्चे लाइवली है, मेरे साथ आंसर करते रहते हैं। तो सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है सर। क्लियर? चल, तो आज अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, पीरियोडिक टेबल। तो मुझे एक बार सभी, क्योंकि आप सारे अब रेगुलर थे क्लासेस में, तो मुझे एक बार रिवाइज करा दो, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में अभी तक पढ़ा क्या है? मुझे ध्यान में नहीं है, पहले दिन में क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर? सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियोडिक फर्स्ट टेबल, में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और फिर उसके बाद कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की थी, याद है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। यस सर। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बाद हम लोगों ने क्या किया था, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बाद मेरे भी दिमाग से निकल रहा है, हाँ जी, सर वो टेबल बनाया था सर। गुड, हम लोगों ने मैजिक नंबर्स क्लियर किए थे, ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड इन आवर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। आफ्टर दैट नोमेनक्लेचर क्वेश्चंस विद एटॉमिक नंबर 100 और मोर देन 100। उसके बाद पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, याद है, एस, पी, डी और एफ। आफ्टर दैट हम लोगों ने असाइन पोजीशन टू आवर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन क्या था, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर क्लियर किए थे। फिर बेटा लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। मैंने एटॉमिक रेडियस का जो आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किया था, 3 टाइप्स ऑफ रेडियस। तो मुझे एक बार रिवाइज करा दो, व्हाट वर द 3 टाइप्स ऑफ रेडियस? कौन से 3 टाइप्स थे रेडियस के? ऑब्लिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। और थर्ड कौन सा था, मेटालिक रेडियस। इनमें सबसे बड़ा कौन सा था, वैन डेर वाल्स, और सबसे छोटा कौन सा था, कोवेलेंट। कोवेलेंट वाज फॉर्म्ड बाय आवर प्रॉपर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, और बीच में दोनों के कौन सा घूम रहा था, मेटालिक रेडियस। तो बेटा मैंने आपको कहा था सीबीएसई के पेपर में आपके बड़ी बार ये रीजनिंग आ रखी थी कि हमारे पास, और रीजनिंग क्या इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा, और साथ में लास्ट में कौन सा आ गया था हमारे पास, लास्ट में दैट वाज आवर कोवेलेंट रेडियस। इन दोनों के बीच में आ गया था मेटालिक रेडियस। दिस वाज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आवर रेडियस। क्लियर, यहां तक क्लियर? अब बेटा आज का लेक्चर, अब आज का लेक्चर भी ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पता क्या, आपने मेरी नेचर देखा, मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ तो तुम लोग ना जब 40 में क्लासरूम से बाहर आते हो, तो जो स्टूडेंट बाहर आते हो उससे पूछता रहता हूँ कुछ समझ आया कि नहीं, आज का लेक्चर क्लियर हुआ कि नहीं। तो बेटा एक बार ना जब मैं ये पढ़ा के लेक्चर लेकर बाहर बच्चे आए ना, मैंने उनसे पूछा, तो मुझे एक स्टूडेंट ने आंसर क्या दिया, कहता खन्ना सर आप 2 दिन से एक ही तो स्टेटमेंट बोल रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कहता 2 दिन हो गए सर, आपने हमारा ना दिमाग घुमा दिया इन स्टेटमेंट में। तो देखा बेटा मैं तुम्हारी बात को ना कभी भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम लोग जब लेक्चर देकर बाहर निकल रहे हो मीन्स आपके दिमाग में लेक्चर ही घूम रहा है। ये नहीं कि खन्ना सर को बस गालियां देनी है या खन्ना सर की तारीफ करनी, तुम्हारे दिमाग में लेक्चर घूम रहा होता है। तो जब वो स्टूडेंट मुझे ये बोलकर गया ना, मैंने बाद में सोचा सही, वो गलत नहीं बोलकर गया था। मैंने अब आपके साथ करना है बेटा एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन, फिर मैंने करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करैक्टर। मैंने ये सभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो इनमें हमारे पास सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर 2 स्टेटमेंट्स पे आकर रुक जाएंगे। तो बेटा मैं आज ना आपको करेंगे आगे बाद में, पहले वो दोनों स्टेटमेंट्स लिख रहा था, ये मैं आपके साथ अब लिखता हूँ। जब आपके साथ करेंगे पी ब्लॉक के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, एस ब्लॉक के रीजनिंग के, तब ये दोनों स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। जब आप 12th क्लास में करेंगे मेरे साथ पी ब्लॉक और डी एंड एफ, तब फिर मैं आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स नोट डाउन करा देता हूँ। तो बेटा आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होगा। दैट आर these statements are, first statement that is magnitude of effective nuclear pull on outermost electron increases or decreases। ये बेटा अभी स्टेटमेंट नोट कर लो, देखना एक आध लेक्चर में क्या, आज मिड ऑफ लेक्चर में आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाएगा मेरे साथ। मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, या तो ये इंक्रीज करेगी या क्या करेगा, डिक्रीज। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsions, magnitude of inter-electronic repulsion, या तो ये क्या करेंगी, increases और क्या होगा, decreases।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बेटा आज का हमारा सारा लेक्चर ना इन्हीं दो स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। तुम लोगों ने याद है 10th क्लास में प्रोडी टेबल लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम प्रॉपर्टी स्टडी की थी, वहां पे बेटा सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज थी। आज हम लोग भी पहले यही पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस along the period and along the group, that how these properties vary। क्लियर? पहले तो इन्हीं को स्टडी करेंगे, फिर इनमें हमारे पास क्या एबनॉर्मलिटीज शुरू हो जाएंगी। जैसे देखो मुझे ध्यान में था लेफ्ट टू राइट अवर एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीज, पर आज हम लोग देखेंगे कुछ केसेस में हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या इंक्रीज कर जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो सीबीएसई के पेपर या कंपटीशन में आपको इन्हीं पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। नॉर्मल, अब बेटा 11th और 12th में नॉर्मल प्रॉपर्टी आएंगी पर रेयर, हर बार आपको एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। सॉरी, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो पहला लाइन है, दिस हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन आवर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आवर एलिमेंट्स, कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज, ये जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। और जहां पर मेरे पास एबनॉर्मलिटीज आएंगी कि अगर साइज डिक्रीज करना चाहिए था, वहां पे साइज क्या कर गया इंक्रीज, then therefore exceptional cases we make use of this statement, magnitude of inter electronic repulsion increases or decreases, वहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज में लाएंगे। क्लियर? अब पहले ये बताइए, सबने ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख लिए? Yes, sir. सबने नोट डाउन कर लिया Yes, बेटा? sir. कोई Yes, एक sir. अगर रहता है तो, और लॉजिक क्लियर हुआ? पहला स्टेटमेंट यूज में आएगा फॉर आवर जनरल प्रॉपर्टीज और सेकंड स्टेटमेंट आएगा फॉर आवर एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। ठीक बेटा? Yes, sir. ठीक कर दूं रब? Yes, sir. कर दूं? Yes, sir. Yes. अब बेटा आज हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आएगा वेरिएशन ऑफ, आज सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। सबसे पहले पढ़ेंगे इन पीरियड। पीरियड में याद है हमारे पास लिथियम, फिर आता था बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर कौन सा आया नियॉन। है ना बेटा? हमारे पास यही थे नियॉन तक। यहाँ पर क्या होगा बेटा हमारे पास, अभी मैं बस लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करेंगे ऐसे। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करता है डिक्रीज। पर देखना जैसे ही हम लोग मूव करेंगे टू दिस एलिमेंट, नाइट्रोजन, इसका रेडियस क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 78, ऑक्सीजन का हमारे पास क्या आ जाता है 74, इसका फिर हमारे पास क्या आ जाता है 72 और नियॉन का हमारे पास आ जाता है रफली 160 पिकोमीटर। ये 160 पिकोमीटर, ये हमारे पास इसका रेडियस आएगा। ये 160 पिकोमीटर। तो बेटा लेफ्ट टू राइट पहले तो मैंने एक्सप्लेन करना है हाउ दिस प्रॉपर्टीज वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो याद है तुम सबने जब मेरे साथ पहला लेक्चर लगाया था, मैंने आपको इसी का कंसेप्ट क्लियर किया था। अब वो कंसेप्ट आपके साथ थोड़ा सा मैं जल्दी भी कर सकता था। तो बेटा जब भी सीबीएसई के पेपर में आपको रीजनिंग लिखनी है, देखो बुकिश लैंग्वेज मुझे भी नहीं याद, मेरे सर ने आदत डाली थी जब भी आज से रीजन के कोई क्वेश्चन लिखेंगे, बस तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही क्लियर हो जाएगा वेदर साइज विल डिक्रीज या वेदर साइज विल इंक्रीज। तो देखो सबसे पहले तो मुझे एक्सप्लेन करना था व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं स्कूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखता है, इसका था 21, इसका था 22, इसका था 23, इसका क्या था 24। तो हो क्या रहा था, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, क्लियर, यहाँ पर ये मेरे पास क्या था फर्स्ट शेल, ये मेरे पास क्या था सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में सबके वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब लिथियम में 1 आया, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में क्या आ गए 4। फिर जैसे ये आया तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ा रखी थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस फिक्स हो गया। हाँ जी बेटा, Yes, sir. यहाँ से लेकर आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस फिक्स। अगर डिस्टेंस फिक्स है तभी यहाँ पर R का रोल खत्म। क्लियर? अब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। Yes, sir. क्लियर? तो अगर अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़े तो मेरा कंट्रोल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने लगा।
सर ये रिपीट करोगे लास्ट में जो आपने बोला? बेटा लास्ट में आर जो मेरे पास क्या था फिक्स हो गया, आर बार हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, दैट मींस चार्जेस आर इंक्रीजिंग। अगर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इंक्रीजिंग। यस सर। अगर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ रहे तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने लगा। यस सर। ये अब बेटा अगर मैं सीबीएसई के पेपर में ये वर्डिंग लिख देता हूँ तो टीचर पक्का 0 मार्क देगा, वो कहेगा बुक में तो कुछ दिया नहीं। पर अगर अब आपको मेरे से ये कंसेप्ट क्लियर था, मैं लिख सकता था since electrons are being added in the same shell, therefore magnitude of effective nuclear pull on the outermost electron increases। इससे मेरी न्यूक्लियर पुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, ज्यादा। That is why atomic size decreases from left to right along the period। इसलिए पीरियड में मूव करते ही हमारे पास एटॉमिक साइज क्या करने लगा, डिक्रीज। तो बेटा ये आ गया जनरल क्राइटेरिया। हो सकता है आपका सीबीएसई का आसान सा क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, हाउ इट वेरीज अलोंग द पीरियड। तो क्या था, जब मैंने लिखा हाउ इट वेरीज अलोंग द पीरियड, दैट मींस मैंने आपसे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं पूछा, तब आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। आप सीबीएसई के पेपर में सिंपल सा आंसर कर दोगे, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल, effective nuclear pull on the outermost electron increases, therefore atomic radius decreases when we move left to right in periodic table। अब बताओ बेटा जनरल क्राइटेरिया, जनरल प्रॉपर्टी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस सबको क्लियर? यस सर। सर हाँ जी। सर जो आपने वहाँ पे ऊपर एटॉमिक रेडियस लिखा है 78 74 सर बेटा ये वैल्यूज हमें याद नहीं करनी। ये इसका था नाइट्रोजन का था 78 पिकोमीटर, ऑक्सीजन का था 74 पिकोमीटर, फ्लोरीन का क्या था 72 पिकोमीटर, और नियोन का जाकर अब्रप्ट इंक्रीज इन साइज आ गया, दैट इज 160 पिकोमीटर। तुम्हें ये साइज नहीं आएंगे, तुम्हें इनका रीजन देना पड़ेगा, व्हाई साइज इंक्रीजेस या व्हाई साइज डिक्रीजेस। सर ये नियॉन एक्सेप्शनल केस है ना? हाँ जी, ये सब नियोन ही, यहाँ से सारे एक्सेप्शनल आ गए। देख नाइट्रोजन का क्या था 74, फिर नाइट्रोजन का सॉरी 78, ऑक्सीजन का देख क्या हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम, ये ठहर एक मिनट, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन आ गई साइज की। ये बेटा आपको याद नहीं करने, इनका रीजंस आएंगे पेपर में, वी शुड नो देयर रीजंस, हमें इनके रीजन आने चाहिए। तो नाइट्रोजन का सॉरी 78 गलती से लिखा गया, इसका था 70, फिर 74, फिर 72 और आखिर में क्या आ गया 160। ठीक है, ओके ठीक। सर। अब बेटा पता क्या, यहाँ पर अब जब भी आपने एक्सेप्शनल केस करना है, लेकिन अब पहला रीजन शायद मैं दूंगा, आगे आप स्टूडेंट्स देने लगोगे। अगर मेरे पास कार्बन का था तो आप मुझे कार्बन का जो मुझसे कॉन्फ़िगरेशन किया है बोलोगे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? हाँ जी बेटा, सर 1s वाले में हाँ जी 1s2 2s2 2s2 2p4 तो देखो बेटा इसका बाहर वाला शेल अगर ड्रॉ करूं 2s, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ क्या किया 2p, तो 2s में इलेक्ट्रॉन 2, 2p में भी इलेक्ट्रॉन क्या थे 2, ये आ गया। अब कार्बन के बाद नेक्स्ट केस कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 क्या था, 1s2 2s2 और 2p3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाला शेल 2s2 और साथ में क्या आ गया 2p3। तो 1 2 1 2 और 3। अब नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p4, है ना। अब अगर इसे भी ड्रॉ करें 2s2 और साथ में क्या 2p4, क्लियर। तो 1 2, अब 2p4 था, तो रिद्धि इसको कैसे बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो कर रखा है, हंस रूल। हंस रूल कहता था पहले सब में एक एक, आफ्टर दैट वी स्टार्ट पेयरिंग। यस सर। तो बेटा अब देखो नाइट्रोजन का हमारे पास साइज क्या था 70 था, तो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए था 70 से कम, पर ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या आ गया, स्लाइट इंक्रीज इन साइज। क्लियर, नाइट्रोजन का साइज 70 पिकोमीटर था, तो ऑक्सीजन का लॉजिकली क्या होना चाहिए था 70 पिकोमीटर से कम, पर ये 70 से क्या आ गया थोड़ा सा ज्यादा, दैट वाज 74 पिकोमीटर। अब देखो बेटा एक स्टूडेंट कहता है सर काफी डिफरेंस है, याद करो पिकोमीटर, पिको स्टैंड फॉर 10⁻⁻12 मीटर, तो साइज चेंज वाज वेरी वेरी लेस। ये बस हमें बेटा पढ़ने के लिए था, क्लियर, पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज क्या थी 10⁻12। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे जाते ही मेरे पास क्या हो गया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर गया, क्लियर। तो बेटा एक और ध्यान रखना, एब्नॉर्मैलिटी ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर वेयर इट बिगिंस।
जहां पर ये एबनॉर्मेलिटी आती है वहीं पे बस ये है, उसके बाद फिर नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है। अब तुम लोग बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, मैं इसको बीच में से रब कर देता हूँ, ये कंसेप्ट को मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये अब ये केस था मेरे Excuse me, पास sir. नाइट्रोजन और ये मेरे पास केस था ऑक्सीजन का। तो आप बताओगे किसमें आपको रिपल्शन ज्यादा लग रहा है? ऊपर रिपल्शन ज्यादा लग रहा है या नीचे वाले केस में? ऑक्सीजन। है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में मैंने क्या स्टार्ट कर दी थी, पेयरिंग। अगर मैंने पेयरिंग की तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे एक दूसरे को? हाँ जी, क्या करेंगे? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रिपेल। अगर रिपेल। रिपेल करेंगे, अब ये पास नहीं आए, ये दूर जाने लगे। हाँ जी, दूर जाने लगे ये। Yes. अगर दूर जाने लगे तो मेरे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। Yes. कर जाएगा। ये था बेटा रीजन। अब क्या था खन्ना साहब, मैं पेपर में ऐसे लिख के आया सर। मैंने कि पास आ रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये वर्डिंग क्या बनी? अब मैं प्रॉपर रीजन बोलूं क्या था? समझ आ गया सबको? सर एक बार रिपल्शन बता दो कि क्या होती है। अब रिपल्शन तेरी किसी फ्रेंड से बनती नहीं है, और मैंने तुम दोनों को कहा भाई आप मेरे पास कोचिंग आ रहे हो ना, तो उसकी ना बाइक खराब होगी, उसे साथ ले आ। तू लाएगा उसे अपने साथ? तू नहीं लाएगा, कहेगा खन्ना साहब मेरी उससे नहीं बनती, मैं तो उसको रिपेल करता हूँ। रिपेल करता मीन्स हम लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर वो तेरा फ्रेंड है कोई और उसका मोबाइल भी खराब हो रखा है, मैंने तुझे कहा भाई उसे घर से पिक कर लेना, और उसका मोबाइल ठीक नहीं है, तो तूने कहा हाँ साहब मेरी उससे बनती है, मैं उसे ले आऊंगा। यार भाई जिससे हमारी बनती है हम उसके पास जाते हैं, और जिससे नहीं बनती हम लोग उससे क्या रिपल्शन, उससे हम लोग क्या जाते हैं क्लास में दूर। जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल, तुम दो फ्रेंड्स में क्लास में झगड़ा हो गया, तो मैं कभी भी उन्हें इकट्ठा बिठाऊंगा क्लास में या दूर? दूर। है ना, क्योंकि क्या होगा अगर दोनों में झगड़ा हो गया, मैं एक को पहली सीट और दूसरे को वो लास्ट सीट पे भेज दूंगा, लास्ट सीट पे चल बैठ। क्योंकि अगर वो दोनों दूर रहेंगे, क्लास में शांति और मुझे पढ़ाना आसान। ऐसे ही बेटा यहाँ पे है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किया था नेगेटिव, तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, पी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे तो पक्का है ये एक दूसरे से जाएंगे दूर, तो दैट मींस आवर एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। अब मैं पेपर में प्रॉपर वर्डिंग दे सकता था, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि जो सेकंड लाइन है दैट इज कमिंग इनटू पिक्चर फॉर अवर एबनॉर्मल केसेस। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस इन ऑक्सीजन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इन आवर पी ऑर्बिटल, therefore magnitude of inter-electronic repulsion increases. As a result, magnitude of effective nuclear pull on the outermost electron decreases. That's why oxygen size slightly increases. इसलिए ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया और नाइट्रोजन का क्या रह गया, कम। अब बताओ सबको क्लियर हुआ मेरे साथ रीजन? Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। तो हम 1s2 वाला ऑर्बिटल अलग क्यों बनाते हैं? बेटा ये हमारे पास क्या था, ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p, ये 3s, ये 3p। तो हमें हर बार ना क्या होगा, जब भी मैंने बॉन्डिंग के कंसेप्ट करने या हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ने हैं, हर बार इलेक्ट्रॉन्स ऐड या रिमूव कहाँ से होते हैं, बाहर वाले शेल। इसलिए मैं सिर्फ बाहर वाले शेल 2s और 2p ड्रॉ कर रहा था, मुझे 1s के साथ कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो वो सर हमेशा ही मतलब अलग हम उसको ड्रॉ हाँ करेंगे और हर बार। बाकी साथ में? हाँ ना, जब भी आपको रीजन पेपर में करना है तो ड्रॉ ओनली आउटरमोस्ट शेल, मुझे हर बार बाहर वाले शेल से बस लेन देना है, इनर शेल से कोई लेन देन नहीं है। सर हाँ जी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव नहीं? किसमें? सर जैसे हमने वो जो सब शेल में जैसे आपने बताया ना कि वो एक ही, सर उसमें से दो सुन, तेरी अब मैं पिटाई करूं क्या करूं? इलेक्ट्रॉन को क्या था, यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। इसलिए देख मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज दिया है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन सब पर हमेशा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्योंकि ये ओके सर। पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे हर बार हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही आएंगे। ओके सर, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे? हाँ, क्योंकि मुझे हर बार इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में किया होगा बेटा, अगर कोई हैवी चीज है उसके साथ छोटी चीज आके टकराए तो वो छोटी चीज उसे आगे ले जाती है नो सर। है ना, नहीं सर। वो रिकॉल बैक करता है। आपने पक्का किया होगा लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, किसी में मास ज्यादा किसी में मास कम, तो क्या था, प्रोटॉन सारे इकट्ठे हैं,
ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को या तो अपने पास अट्रैक्ट करेगा या इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन दूर। ओके सर। ठीक, अब बताओ बेटा सर सबको हाँ जी सर मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुई कि मतलब बाकी 2s2 2p6 और a3s ये सारे मतलब इनके ऑर्बिटल्स हम इलेक्ट्रॉन शो करते हुए साथ में बनाएंगे और 1s2 को अलग बनाएंगे ना जैसे बेटा। आपने अभी बनाया। अभी देख, जब मैंने ऑक्सीजन का किया है, अभी जैसे जैसे आगे केस आएंगे देखते जाएंगे। अभी मैंने ऑक्सीजन किया है, तो देख मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 और 2p6 और 2p ऑक्सीजन का 2p4 मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। फिर मैंने ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए सिर्फ बाहर वाले शेल के 2s और 2p के। जब मैं सल्फर पे जब मैं जाऊंगा नाइट्रोजन पे, तो मुझे वहां पे लेन देन किससे होगा, 3s1। वहां पे मैं 3s1 ड्रॉ करके क्लियर करेंगे। तो 1s2 तो अलग ही ड्रॉ होगा ना जो बनाया वन आपने। एस टू अलग होगा, पर मुझे 1s2 ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि उसका कोई रीजनिंग पे इफेक्ट ही नहीं है। हर बार रीजनिंग में हमारे पास आउटरमोस्ट शेल का रोल आएगा बस। मैं ओके यहाँ सर। पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता था 1s2 भी, इधर ड्रॉ कर सकता था साथ में 1s2, पर मुझे 1s2 से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वो साइज पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। साइज पे इफेक्ट कौन कर रहा है, 2s और 2p का कंसेप्ट। दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग ओनली 2s एंड 2p। तो जहाँ पे बेटा ऑर्बिटल का यूज होगा सिर्फ उसी को ड्रॉ करेंगे, बाकी सबको नहीं। ओके सर। ठीक, यस सर। ऑक्सीजन तक का केस क्लियर है। अब शायद तुम में से कोई मुझे साथ ही बोल देगा। अब देखो इसके बाद फ्लोरीन में फिर साइज डिक्रीज किया, क्योंकि नॉर्मल कंसेप्ट था। पर नियोन पे जाकर साइज क्या कर गया, इंक्रीज। तो अब मैं अगर यहाँ पर नियोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या था, 10। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 और 2p6। तो अभी मुझे नहीं मालूम मुझसे कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, रिद्धि। रिद्धि लास्ट क्वेश्चन। यस सर। देख अब मुझे यहाँ पे 1s से कोई लेन देन नहीं है, मुझे लेन देन किससे है, 2s और 2p आउटर शेल ऑर्बिटल। तो मैंने ये 2s और यहाँ पे साथ में मैंने ड्रॉ कर दिया 2p। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। p में ऑर्बिटल्स क्या थे, 3 इलेक्ट्रॉन 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये था 2s और ये है 2p। इसलिए अब मैंने यहाँ पे 1s2 ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मुझे 1s2 को यहाँ पे लेन देन नहीं है। जहाँ पे इसके साथ कोई लेन देन होगा तब इसे ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज वी ड्रॉ ओनली दोज ऑर्बिटल व्हिच आर इन आवर रीजनिंग, जो मेरे रीजनिंग में है। और मेरे साथ तो ये भी नहीं ड्रॉ करते थे बेटा। मेरे साथ पता है क्या करते थे, तूने संदीप इसका रीजन लिखना है ना, तो तू क्या कर पेपर में भाई इसको अंडरलाइन कर दे। कहते इसको अंडरलाइन कर देगा ना, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट को बेसिक क्लियर है कि इसने 2p को क्यों अंडरलाइन किया है। देखो बेटा मैंने अपनी 12th क्लास की थी 82 83 में। तब मेरे जो केमिस्ट्री वाले सर से कहते थे, संदीप हमारे पास टाइम ही नहीं पड़ा, मुझे तेरा पेपर चेक करने के पैसे मिल रहे हैं। तो कहते हैं अगर मैं 1 घंटे में 10 पेपर चेक कर रहा हूँ और मेरा कुलीग 1 घंटे में 20 पेपर चेक कर रहा है, तो वो मुझे पागल कहेगा। तो कहते बेटा वहां पे हम लोग टाइम सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग तुम्हारे आंसर पढ़ते हैं, तुम लोगों ने हमें टिप्स क्या दिए कि आंसर समझ आ जाए। जिसने 2p को अंडरलाइन कर दिया, कहते हमें पता लग जाता है कि इसको यहाँ पर बेसिक क्लियर है कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस का कंसेप्ट है। तो कहते हम लोग पढ़ते ही नहीं। और पेपर में लोग कहते तूने सारे ये ड्रॉ कर दिए, फिर तो मुझे बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा बुक में ये फिगर्स नहीं बने, बुक में आपके रीजंस दे रखे। ये मेरे सर ने मुझे आदत डाली थी कि जब भी आपने रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर करने हैं, इफ यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसे कॉन्फ़िगरेशन लिखकर क्लियर कर दो, सबसे आसान और इजी हो जाता है। अब शायद तुम में से कोई मुझे यहाँ पर बता देगा नियोन पे साइज क्या कर गया, अब्रप्ट इंक्रीज, क्यों, व्हाई। अब यहाँ पर नियोन पे साइज क्यों इंक्रीज कर गया। सर ये हाईली स्टेबल था इसलिए। बेटा अगर स्टेबल होगा तब हम लोग ना जब पी ब्लॉक की रीजनिंग करेंगे तब इनको पकड़ेंगे ये नेचर में रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट पकड़ूंगा मैं भी कब, जब वो उसकी रिएक्टिविटी करेंगे। अब देख कोई स्टूडेंट देख रहा है, जब मैंने आपके साथ ऑक्सीजन का केस किया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के केस में मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ था 2s और यहाँ पर ये कंसेप्ट आया था, वहां पे सिर्फ एक की पेयरिंग थी, यहाँ पे सभी पेयर हो गए। अगर सभी पेयर हो गए तो इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम, सबसे ज्यादा। है ना। अगर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, रिपल्शन सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास आएंगे या सबसे ज्यादा दूर, दूर। दूर। अगर दूर गए तो मुझे रीजन मिल गया। Since in case of neon all electrons get paired up, magnitude of inter-electronic repulsion is maximum. Magnitude of inter-electronic repulsion is maximum
As a result, magnitude of effective nuclear pull on the outermost electron decreases. That's why our noble gases show abrupt increase in size. ये बेटा आपके सीबीएसई और कंपटीशन में कितनी बार आ रखा है कि नोबल गैसेस का आखिर में abrupt increase in size आता है. Give reason. तो कोई रीजन नहीं था, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन गेट्स मैक्सिमम, वो यहाँ पर मैक्सिमम हो गए. अब बताओ बेटा मेरे साथ लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस सबको क्लियर हुआ, प्रॉपर्टीज जनरल और दो एक्सेप्शनल केसेस. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. सबको कोई एक स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट है? सर एक बार लास्ट वाला दोबारा बता दो. ये देख बेटा लास्ट वाले में क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए. अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल. अगर रिपेल करेंगे क्या जाएंगे, दूर. अगर दूर गए तो मुझे प्रॉपर वर्डिंग मिल गई. प्रॉपर वर्डिंग क्या मिल गया, सिंस इन केस ऑफ नियॉन ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिकम्स मैक्सिमम. एज अ रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. जैसे ही पुल कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर भागे तो एटॉमिक रेडियस शोस अब्रप्ट इंक्रीज. इसलिए नोबल गैसेस ने अब्रप्ट इंक्रीज शो कर दिया. ठीक, हाँ जी क्लियर पहला सबको. सर नियॉन के साथ और कौन Yes, सी sir. एक्सेप्शन? हाँ जी, सर नियॉन के साथ और कौन सी थी एक्सेप्शन? एक नियॉन के साथ एक बेटा ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन. नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हमारे पास साइज क्या करना चाहिए था, डिक्रीज. तो यहाँ पे 70 से क्या हो गया 74, यहाँ पे इंक्रीज हो गया. तो देख मुझे कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं रहती, बस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. मैंने देखा ऑक्सीजन में पेयरिंग आ गई. पेयरिंग आ गई तो खन्ना सर ने एक टिप दिया था, जहाँ पर एबनॉर्मलिटीज है वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वर्ड लाना है नोट्स अपने आंसर में. तो वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिया. तो मैं आप बच्चों को ना सबको कहता हूँ कि तुम सारे स्टेटमेंट घुमाने तो बड़े एक्सपर्ट हो, मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट, पर तुम्हें ये वर्डिंग्स घुमानी है. जहाँ पे अब नॉर्मलिटी है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जहाँ पे नॉर्मल है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल को बस पकड़ लो, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. ठीक, यस सर. चलो अगर ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, अब इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्लियर. इसी में अब मेरे पास आ जाएगा वेरिएशन ऑफ, अब आ जाएगा नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप या टॉप टू बॉटम या टॉप टू बॉटम. ये शायद आप में से कोई मुझे साथ ही बोल देगा. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम. लिथियम का हमारे पास क्या था 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5, इसका 6 और इसका क्या था 7. क्लियर. यहाँ पे सर ये आरबी के बाद क्या लिखा है? एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बस. किसके बाद? सर ये आरबी के बाद रुबीडियम के बाद सीजियम और आखिर में फ्रेंसियम Fr. ये मैंने इनके सिंबल्स लिख दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम. क्लियर. अब तुम्हें से अगर किसी को ध्यान में हो, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, लिथियम में कौन सा आया 2s1, सोडियम में कौन सा आ गया 3s1, पोटेशियम में कौन सा आ गया 4s1. तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं एवरी टाइम न्यू शेल वाज बीइंग एडेड. अगर नया शेल ऐड हो रहा है तो R बढ़ रहा है. अगर R बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज. यस सर. क्लियर. तो अब देखो बेटा मैं सीबीएसई के पेपर में अगर ये प्रॉपर्टी आ जाए, अब एक्सप्लेन करना आसान हो गया. अब न्यूक्लियस के पास नहीं आ रहे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, दूर. अगर दूर जा रहे हैं, अब मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट मिल गया, एज वी मूव टॉप टू बॉटम every time new outermost shell is being added, therefore magnitude of effective nuclear pull on the outermost electron decreases. जैसे पुल कम हुआ तो एटॉमिक रेडियस गोस ऑन इंक्रीजिंग. ये आ गई बेटा इसका एटॉमिक रेडियस का कांसेप्ट. सबको क्लियर हुआ अब एटॉमिक रेडियस टॉप Yes, टू sir. बॉटम Yes, sir. सबको. ये सब जब आपने मेरे साथ पहला लेक्चर लगाया था इंट्रो, तब भी मैंने आपको ये कांसेप्ट क्लियर किया था. जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं नया शेल ऐड, अगर नया शेल ऐड है तो R बढ़ गया, अगर R इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज. अब मेरे दिमाग में लॉजिक क्लियर हो गया. अब मैं बुकिश लैंग्वेज पे इजीली आ सकता था. सिंस एवरी टाइम न्यू आउटरमोस्ट शेल इज बीइंग एडेड, देयरफॉर
मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अगर पुल कम हो गया तो पक्का एटॉमिक रेडियस गोस ऑन इंक्रीजिंग। अब बताओ बेटा क्लियर हुआ ये रेडियस के कंसेप्ट? यस सर। हाँ जी Yes. सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 1% भी डाउट है बता दो, क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस करना है। क्लियर? सर हाँ जी सर हम इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। क्या क्या क्या? सर हमें इस प्रॉपर्टी में भी एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। बेटा थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा बोल दे। सर इसमें भी हमें एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। हाँ इसमें भी क्या, बस मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखा, हर बार नया शेल ऐड हो रहा है। अगर नया शेल ऐड हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स रिडक्शन भी। सर इसमें घटने के चांस नहीं है हाँ इसमें। जी सर इसमें घटने के चांस नहीं है। किसके साथ नहीं है? सर वो एक्सेप्शनल केस पूछ रहा है। ना ना, इसके एक्सेप्शनल केस जो है ना बेटा, आगे मेरे पास एस ब्लॉक पी ब्लॉक डिटेल में है, इनके एक्सेप्शनल केस वहां पर आएंगे। सॉरी मेरे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो बेटा ये पता क्या था, ये आपको इसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आएंगे एक्सेप्शनल, ये जब आगे हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करेंगे वहां पर, इवन तुझे बुक में यहाँ पर इसके एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेंगे, सिर्फ पीरियड के मिलेंगे। ठीक? हाँ जी क्लियर? यस सर। क्लियर? इसके बाद बेटा अभी ना पहले एक डेफिनेशन लिख लो, ताकि उस डेफिनेशन को फिर समझाना मुझे आसान हो जाएगा। पहली बार था मैं आपको डेफिनेशन पहले लिखवा रहा था, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस ये डेफिनेशन लिख लो, पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, ये सबसे ज्यादा आएंगे क्वेश्चंस टू अरेंज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक रेडियस? एज द इफेक्टिव आयोनिक रेडियस इज डिफाइंड एज ionic radius is defined as effective distance from the center of nucleus, effective distance from the center of nucleus। सर एक बार रिपीट कर दो। Ionic radius is defined as effective distance from the center of nucleus, effective distance from the center of nucleus of its ion up to which it exerts मैंने स्पेलिंग लिख दिया बेटा बोर्ड पे, up to which it exerts its influence on electron cloud, क्लियर? तो बेटा अब ना यहाँ पर पेपर में आयनिक रेडियस कभी डिफाइन करना नहीं आया, इसके हर बार आपको सीरीज अरेंज करनी आती है। तो देखो आयनिक रेडियस का जनरल सा कंसेप्ट क्या था, अभी तक मैंने जितने एग्जांपल्स किए सारे न्यूट्रल थे, अब मैं इन पे चार्जेस लाने शुरू कर दूंगा, कभी पॉजिटिव और कभी कौन सा नेगेटिव। तो मुझे ना 5-6 मिनट बस कॉन्टिन्यूस बोलने देना, बोल। हाँ जी सर बिल्कुल लास्ट वाला क्या बोला था आपने? लास्ट में क्या बोला था, कहाँ तक लिखा है तूने? सर बिल्कुल लास्ट वर्ड। ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड मींस याद है इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास पोजीशन फिक्स नहीं है तो वो और बार क्लाउड के बेस पे है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। तो हमने इलेक्ट्रॉन को नया वर्ड दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके सर। ठीक चल। अब बेटा मैंने सपोज आपके साथ यहाँ पर सोडियम का केस लिखा, सोडियम तो याद है कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281। अब ये सोडियम अगर एग्जिस्ट कर रहा है Na+, तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या 28 आ गई? यस सर। ठीक बेटा, ऐसे अगर मैं क्लोरीन करता क्या था 287। अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Cl- 288 आ गया। तो बेटा इतना तो 10th में याद होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है these are known as our cations, और जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है these are known as our anions। इनको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, एनाइंस। तो कैटायंस और एनाइंस यहाँ पर ना पेपर में आता है इन्हीं के कंसेप्ट ऑफ कैटायंस एंड एनाइंस, क्योंकि अभी तक मैं आपके साथ सिर्फ सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पकड़ रहा था, अब मैं इन पे चार्जेस लाने शुरू कर दिए। तो Na+ और Cl- पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस।
क्लियर, इनको रेडियस के बेस पे अरेंज करना आता है। तो बेटा अब जो कंसेप्ट समझा रहा था ना, इसे ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना। क्लियर, तो यहाँ पर क्या था मेरे पास, अगर मैं पहला एक केस कंसिडर करूं सोडियम का, तो देखो मेरे पास सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 281 और Na+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 28। तो बेटा ये तो आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पर नीचे साथ में लिख रहा था कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा था न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो यहाँ पर तो मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल्स थे, ये 2 और ये शेल क्या थे 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे मेरे पास 2 और 8 और आउटरमोस्ट शेल में क्या था 1। अब जब मैं इस केस में गया तो मेरे पास न्यूक्लियस और यहाँ पर फर्स्ट शेल और यहाँ पर सेकंड शेल, यहाँ पर सिर्फ 8 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखो बेटा प्रोटॉन्स को तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या था, न्यूट्रॉन ज्यादा, छोटी क्लास में पढ़ा था न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते थे इक्वल टू प्रोटॉन। तो दैट मींस सोडियम पे न्यूक्लियर चार्ज पक्का है कितना 11। अब जब मैंने सोडियम प्लस किया तो मैंने इलेक्ट्रॉन एक कम कर दिया, दैट मींस इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 11, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास रह गए 10। पर मैंने न्यूक्लियर चार्ज को डिस्टर्ब नहीं किया, दैट वाज स्टिल 11, क्योंकि मैंने प्रोटॉन्स को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या किया बाहर। तो बेटा मेरे सर जब पढ़ाते थे ना, वो मुझे क्या था बुक्स में ये रेशो गिवन है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ओवर न्यूक्लियर चार्ज, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियर चार्ज। ये सर मेरी ना वैल्यूज फाइंड कराते थे, ये 1 है तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई पॉइंटों में, फिर आगे ऐसे और पॉइंट आते थे, फिर मेरी पिटाई करते रहते थे, तो समझ नहीं आ रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर पूल इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर पूल डिक्रीजेस। तो बेटा मैं इनमें कंफ्यूज रहता था। ये तो अब देखो यहाँ तक पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे, इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 10, इसमें न्यूक्लियर चार्ज 11 है और इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या था 11। क्लियर, इतना कंसेप्ट तो सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगर क्लियर है तो अब तुम बच्चे ना हंसते हो जब मैं आगे इसका रीजन देता हूँ। Na+, इसमें मेरे पास क्या था 11 11 और इस केस में मेरे पास क्या था 10 11। तो बेटा मुझे ना ये न्यूक्लियर चार्ज रेशो का कंसेप्ट समझ नहीं आता। मैं तुम्हें मान लेता हूँ, मान लो ऊपर हमारे पास स्टूडेंट है और नीचे हमारे पास टीचर है, ऊपर स्टूडेंट है और नीचे टीचर है। ये कंसेप्ट मेरा बड़ा पॉपुलर है तुम बच्चों में, स्टूडेंट और टीचर के बेस पे। तो तुम लोग बताओ बेटा, मैं तुम्हारी क्लास थी आपकी 11th ए और 11th बी। 11th ए में आपके 5 टीचर थे और 11th बी में सिर्फ एक टीचर था। जब मैं कॉरिडोर से निकल रहा था तो किस क्लास का शोर ज्यादा सुनेगा मुझे, 11th ए का जिसमें टीचर ज्यादा थे या 11th बी जिसमें टीचर्स ए। कम थे? 11th बी है ना, 11th यहाँ पे बी। टीचर कम थे तो तुम लोग एक टीचर को तो सारे घुमा दोगे पकड़कर। यही बेटा यहाँ पे कंसेप्ट था। देखो यहाँ पर स्टूडेंट कितने थे 11, टीचर 11, यहाँ पे स्टूडेंट 11, स्टूडेंट मेरे पास 10। क्लियर, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो गए Na+ में कम, स्टूडेंट्स कम है पर टीचर्स क्या ज्यादा, है ना। सोडियम प्लस में देखो स्टूडेंट्स कम है और टीचर्स क्या ज्यादा। अगर टीचर्स ज्यादा हमारा कंट्रोल क्या होगा तुम पे ज्यादा। तो दैट मींस अब मैं प्रॉपर वर्डिंग दे सकता था एज वी मूव टू Na+, effective nuclear pull on the remaining electron increases, that's why cation has got always smaller size as compared to its parental atom। इसलिए बेटा cation का साइज हर बार छोटा होगा as compared to its parental atom। तो बेटा बुक्स में भी ना आपके न्यूक्लियर चार्ज रेशो फाइंड कर करके हमें पागल कर देते हैं। मुझे वो न्यूक्लियर चार्ज की रेशो से कोई लेन देन ही नहीं है। मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, देखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं। तो मैंने Na+ में देखा स्टूडेंट्स रह गए 10 और टीचर ज्यादा है, दैट मींस स्टूडेंट्स कम हो गए। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स कम है और टीचर ज्यादा है, हमारा कंट्रोल क्या ज्यादा। अगर कंट्रोल ज्यादा है, अब मैं सीबीएसई में प्रॉपर वर्डिंग दे सकता था एज वी मूव टू Na+, effective nuclear pull on the remaining electron increases, therefore cation is always smaller as compared to its parental atom। इसलिए cation का साइज हर बार क्या हो गया छोटा। अभी एक स्टूडेंट को अभी भी चलो डाउट था खन्ना सर मुझे तो नहीं समझ आया क्या बोला है। एक और केस पकड़े क्लोरीन, क्लोरीन का क्या था कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया Cl- 288। तो क्लोरीन और इधर मैंने लिखा Cl-। तो आप बताओगे बेटा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 17 है, इस पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है क्लोरीन पर 17. 17. अब जब Cl- हुआ न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, है ना, न्यूक्लियर सर चार्ज तो 18 हो गया ऊपर। हाँ जी सर ऊपर 18 हो गया। ऊपर 18 हो गए। तो अब
इधर मैंने खन्ना ने आगे क्या डाल दिया, ऊपर स्टूडेंट है और नीचे क्या है टीचर। अब टीचर दोनों में 17 है, पर स्टूडेंट कहाँ पे ज्यादा हो गए, सर नीचे वाले में। नीचे। अगर स्टूडेंट ज्यादा हो गए मेरा कंट्रोल क्या हो गया, कम। मानते हो? अगर टीचर्स अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो मेरा कंट्रोल क्या हो गया, स्टूडेंट्स पे कम। अगर कम हो गया तो वो मेरे पास ही बैठे, वो मुझसे दूर भागने लगे। कोई खन्ना सर मैंने डाउट्स पूछने जाना है मैम से, सर मैं पानी पीने जा रहा हूँ, सर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ, तो तुम लोग क्लास से बाहर भागने लगे। जब क्लास से बाहर भागने लगे तो पक्का Cl नेगेटिव का साइज बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे एनाइन के लिए वर्डिंग मिल गया। एनाइन के लिए वर्डिंग क्या मिल गया, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस therefore effective nuclear pull on the outermost electron decreases. That's why anions are always larger in size as compared to their parental atom. इसलिए anion का साइज हर बार बड़ा हो गया as compared to parental atom. तो बेटा तुम्हारे CBSE का सबसे कॉमन ये रीजनिंग आता है, size of cation is smaller as compared to its parental atom and size of anion is larger as compared to its parental atom. Give reason. तो कोई रीजन देने का टेंशन नहीं है, बस ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो वहां पे स्टूडेंट टीचर को समझाने के लिए था। अब तुम लोग सिंपल सा वर्डिंग कर दो, इन केस ऑफ सोडियम प्लस इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देयरफॉर कैटायन साइज डिक्रीजेस। इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट ज्यादा हो गए। अगर स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो पक्का है अब मेरा कंट्रोल कम, तो साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर्ड टू इट्स पेरेंटल एटम। अब बताओ बेटा सबको ये स्टूडेंट टीचर पे समझ आया कि नहीं? सर यस सर। हाँ जी। सर जो आपने रीजनिंग दी है कि कटायन का साइज मतलब अनायन का साइन कटायन से ज्यादा होएगा, ना मैंने वो अब एक देख बार तुम अब तो खुद कंफ्यूज हो रहा है। मैंने दोनों का साइज किससे कंपेयर किया, न्यूट्रल से। मैंने कैटायन और एनायन का साइज कंपेयर नहीं किया। मैंने कैटायन को कंपेयर किया विद पेरेंटल एटम, एनायन को कंपेयर किया विद पेरेंटल एटम। मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। तो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बेटा अभी करेंगे, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है सिर्फ स्टूडेंट टीचर का। यहाँ तक तो क्लियर? सर बस वो Yes. रीजनिंग दोबारा बता सकते हो कि किसकी? उसका अनायन वाली साइज कटायन साइज वाली। अब देख बेटा एनायन में स्टूडेंट 17, टीचर भी क्या थे 17। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गए Cl नेगेटिव में ज्यादा। अगर स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो हमारा कंट्रोल, क्योंकि बेटा पता क्या स्टूडेंट टीचर दिमाग में लाते ही तुम लोग अपनी क्लास में पहुंच जाते हो। तो जैसे ही क्लास में पहुंचे स्टूडेंट ज्यादा है, अगर स्टूडेंट ज्यादा तो टीचर्स क्या थे कम। अगर स्टूडेंट ज्यादा तो हमारा कंट्रोल क्या हो गया कम। क्लियर? अगर कंट्रोल कम हो गया तो तुम लोग क्लास से बाहर भागने लगे, तो साइज इंक्रीजेस। तो मुझे यहाँ पे वर्डिंग मिल गया एज वी मूव टू Cl नेगेटिव effective nuclear pull on the remaining electron decreases. That's why anions have got larger size as compared to their parental atom. ठीक? ओके सर। बोल तो दो यस सर नो सर। यस सर। सबको यस क्लियर? सर। सबको रिद्धि? हाँ जी Yes, रिद्धि sir. क्लियर? तो अगर यहाँ तक रीजनिंग क्लियर है, क्लियर, तो बेटा मैंने अब आपको थोड़ा सा एक टिपिकल सा केस दिया। मैंने आपको पेपर में कर दिया आई प्लस और साथ में कर दिया आई माइनस। क्लियर? आपको पेपर में आ गया, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अब देखा खन्ना साहब पॉलिटिशियन वर्ड बोल रहे थे इंक्रीजिंग साइज। अब मैंने कैटायन एनायन कुछ नहीं बोला, मैंने अब यहाँ पे कैटायन एनायन और न्यूट्रल स्पीसीज सबको इकट्ठा कर दिया। इसलिए बेटा ये हमारे पास था एटम, ये कैटायन और ये एनायन, और तीनों का कॉमन नेम क्या कर दिया स्पीसीज। तो दैट मींस स्पीसीज क्या थे व्हिच आर न्यूट्रल इन नेचर और आइदर व्हिच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन देम। अब देखो बेटा खन्ना सर का पढ़ाई में बुरा हाल था। बुरा हाल था, मुझे आयोडीन का एटॉमिक नंबर भी नहीं याद। क्लियर? मुझे आयोडीन का एटॉमिक नंबर नहीं याद। मैंने आयोडीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर मान लिया सपोज 10। क्लियर? मुझे आयोडीन का एटॉमिक नंबर याद नहीं था, मैंने मान लिया 10। तो तुम लोग बताओगे आयोडीन का इस केस में तो पक्का है, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 आ गया। आई प्लस में क्या होगा 9/10। गुड 9/10 और आई माइनस में 11/10। 11/10। 11/10. अब करना तो मैं क्या कहा था, स्टूडेंट है टीचर है, स्टूडेंट है टीचर है, स्टूडेंट है टीचर है, टीचर सब में 10 है। कहाँ पे है स्टूडेंट सबसे ज्यादा? सर आई माइनस माइनस आई माइनस में। अगर आई माइनस में स्टूडेंट ज्यादा है तो खन्ना सर ने टिप दिया था इसका साइज पक्का क्या होगा सबसे बड़ा। तो आई माइनस का साइज सबसे बड़ा आ गया। क्लियर? अब इसमें थोड़े से स्टूडेंट कम किसमें हुए इसमें, तो दूसरा कौन सा आ गया आई, और आखिर में क्या आ गया आई प्लस। आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर साइज।
तो बेटा आपके कंपटीशन का या सीबीएसई का सबसे आसान पहला क्वेश्चन आ गया, ऐसे स्पीसीज आते हैं, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो मुझे एटॉमिक नंबर से कोई लेन देन नहीं, बस मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या थे, ज्यादा, अगर स्टूडेंट ज्यादा है तो पक्का है दिस विल शो अब्रप्ट इंक्रीज इन साइज। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई I माइनस हैज गॉट मैक्सिमम साइज। I प्लस में इलेक्ट्रॉन सबसे कम, टीचर सबसे ज्यादा है, अगर टीचर ज्यादा है तो हमारा कंट्रोल क्या हो गया, ज्यादा। तो पक्का I प्लस हैज गॉट स्मॉलेस्ट और I तीनों के बीच में। और मुझे याद है बेटा जब मैं तुम्हारी सेट में पढ़ता था, हमारे सर ना इनकी रेशियोज फाइंड कराते रहते थे और फिर पिटाई करते थे, क्योंकि याद नहीं आ रहा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये कंसेप्ट, यहाँ पे ये, बेटा बड़े डाउट्स आते थे। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बस स्टूडेंट टीचर। और एक हर बार साल स्टूडेंट क्या मिलता है, करना सर मैं अगर पेपर में भूल गया स्टूडेंट ऊपर करना है या टीचर, तो मैं कहता हूँ तुम बच्चे ऊपर रहो, हम टीचरों को नीचे कर दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम, तुम लोग ऊपर रहो, स्टूडेंट्स ऊपर और टीचर को क्या कर दो, नीचे। सबसे आसान है ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स करने। अब बताओ बेटा सबको आज मेरे साथ ये आयनिक रेडियस का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। सबको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है टॉपिक है, या मैं खुद ही खुश हो रहा हूँ पढ़ा के कि बड़ा आसान कर दिया? सर इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि मैं तो, मुझे तो ये खुशी मिलती है जब मैं आपको ना बुक से थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ, तब मुझे उस दिन बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने इनको बुक से अलग रट्टाफिकेशन की चीजें नहीं कही। तो ये बेटा स्टूडेंट और टीचर तो तुम्हारा ना इतना पॉपुलर है स्टूडेंट्स में, मेरे 11th और 12th में, वो सारे अपनी क्लास के फ्रेंड्स को भी ये चैप्टर समझाने बैठ जाते हैं। तो जब भी कोई 12th में नया स्टूडेंट आता है ना, वो मुझे कहता है करना सर आपके ना वो स्टूडेंट पढ़ता था, तो मैं उससे आपके नोट्स और वो मुझे लेक्चर दे देती थी, मेरे खन्ना सर मुझे ऐसे पढ़ाते हैं। तो बेटा सेक्रेड हार्ट स्कूल की मुझे गर्ल्स को मिले थे, वो गर्ल्स ऐसे ही करती थी, वो क्लास में ना अपने फ्रेंड्स को ऐसे पढ़ाती रहती थी। तो 12th क्लास में उसका सारा फ्रेंड सर्कल मेरे पास आ गया था। फिर उसकी सिस्टर भी पढ़कर गई, अब तो शायद उसकी पता नहीं जॉब भी लग चुकी होगी डिग्री के बाद। तो तुम लोग भी ना ऐसे चीजों को क्रैम नहीं, हर जगह हमारे पास बस लॉजिक्स है, उन लॉजिक्स को पकड़ो। अब बेटा आखिर में जाकर सबसे गंदा केस पकड़े, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया आयनिक रेडियस? सर ये चीज फिर हमेशा ही होगी ना कि एनायन का सबसे हाँ बड़ा जी, होगा, उसके हाँ, बाद न्यूक्लियर। एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा और कैटायन का साइज हमेशा छोटा। ओके सर। ठीक, अब बेटा मैंने आपके करना यहाँ पर सबसे गंदा सीरीज कंसिडर करना है, ये तो वो हमारे पास क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो बेटा तुम लोग कंपटीशन का पेपर उठाओगे ना, पिछले 6-7 साल 3 या 4 बार ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अरेंज करने आ रखे। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर आपके साथ सीरीज ड्रॉ की, एल्यूमिनियम 3+, इधर मैंने कर दिया मैग्नीशियम 2+, इधर मैंने कर दिया सोडियम प्लस। तो रिद्धि जो अभी आप बेटा पूछ रहे थे कैटायंस का कंसेप्ट, देख इस बार कैटायन एनायन सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर यस देखो सर। नेक्स्ट आ गया नियॉन। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे पकड़ा नेक्स्ट फ्लोराइड, फिर मैंने पकड़ा ऑक्साइड, और फिर मैंने यहाँ पे पकड़ा नाइट्राइड। क्लियर, फ्लोराइड ऑक्साइड और यहाँ पे क्या कर दिया नाइट्राइड। क्लियर, तो अब देखो बेटा यहाँ पर जब मैंने ये किए, सारे इक्वल है। हाँ जी हाँ जी, ठहर जा 1 मिनट। फ्लोराइड ऑक्साइड और यहाँ पर लास्ट में मैंने कौन सा कंसीडर किया, नाइट्राइड। क्लियर, अब देखो आप में से एक ने तो साथ ही प्रिडिक्ट भी कर लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या था 13, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए 10। मैग्नीशियम में 12, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर 10, सोडियम में भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मानते हैं ये तो सभी? हाँ जी, यस सर। तो बेटा ये सभी मानते हो, तो ये मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गए। अब मैंने स्पीसीज क्यों बोला, यहाँ पे कैटायंस भी है, यहाँ पर एनायंस भी है, और यहाँ पर न्यूट्रल भी है, कौन सा, नियॉन। तो अब रिद्धि जो आपके दिमाग में घूम रहा था खन्ना सर कैटायंस और एनायंस, इसमें सभी आ गए। तो बेटा तुम लोग सोचकर आंसर दोगे, ये तो आ गए इलेक्ट्रॉन्स। इधर मैं हर बार लिखता हूँ न्यूक्लियर चार्ज, तो मुझे भूल गया एल्यूमिनियम पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। 13। गुड मींस मेरा पढ़ाया समझ आ गया, क्योंकि प्रोटॉन्स कितने थे 13, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर किए,
मैंने प्रोटॉन्स को डिस्टर्ब नहीं किया। 13 इसका क्या था 12, इसका 11, इसका 10, इसका 9, इसका 8 और इसका क्या था 7। क्लियर? तो बेटा अब देखो, अगर मैं सबकी रेशियो फाइंड करने बैठ जाता मैं तो पागल हो जाता। पर मैंने आपको टिप क्या दे रखा है, ऊपर स्टूडेंट है और नीचे क्या है टीचर। अब देखो मैंने स्टूडेंट फिक्स कर दिए पर टीचर्स चेंज कर रहा हूँ। तो तुम लोग बताओगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा किसका साइज सबसे बड़ा होगा या किसका साइज सबसे छोटा। सर N3 माइनस सबसे बड़ा होगा सर। एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होगा। आ गया इसका छोटा, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स क्या हो गए सबसे ज्यादा। इसलिए बेटा मेरे साथ ना मुझे यहाँ पे डांट भी लगाते थे और कहते थे तुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैटायन है इसके लिए ये एनायन है इसके लिए ये। बेटा मैं आपकी सेम में कैटायन और एनायन में ही फंस के रह जाता था। तो अगर आपको मेरे साथ स्टूडेंट टीचर क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, स्टूडेंट सब जगह फिक्स है, इधर टीचर्स ज्यादा है। अगर टीचर ज्यादा है तो पक्का है एल्यूमिनियम 3+ हैज गॉट स्मॉलेस्ट साइज। अब क्या हुआ, आगे टीचर्स कम होने लगे तो मैग्नीशियम 2+ का साइज थोड़ा सा ज्यादा। फिर किसका आ गया सोडियम प्लस, फिर किसका आ गया नियोन, फिर किसका आ गया फ्लोराइड, फिर किसका आ गया ऑक्साइड और आखिर में किसका आ गया नाइट्राइड। ये थी बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की सीरीज, जो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये पूरी सीरीज नहीं आती, इसमें से हर बार 3-4 केसेस आ जाते हैं। तो जिसको बस मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर था, इन्हें अरेंज करना आसान। और दिमाग में एक लॉजिक क्या था कि टाइल्स का साइज छोटा है, एनायंस का साइज बड़ा है और न्यूट्रल स्पीसीज इनके बीच में घूम जाएगा। अब बताओ बेटा, सबको मेरे साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के कंसेप्ट क्लियर हुए आज के नहीं? यस हाँ जी, क्लियर क्लियर सर। क्लियर। तो बेटा अब एक काम आप भी करना, मैं नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करूंगा ना, आपसे वो स्टेटमेंट्स जरूर पूछूंगा। व्हाट आर द 2 बेसिक स्टेटमेंट जिसमें हमारी सारी रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स है। क्लियर? एक और पूछ लो, क्योंकि मुझे भी अब तुम्हें समझा के अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें समझ आ गया। तो एक मैंने दे दिया Fe, एक Fe+2 और एक Fe+3। क्लियर? पेपर में आ गया, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, या चलो यही कर देते हैं, अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइज। सर एफपी और इंक्रीजिंग साइज में ही है। इंक्रीजिंग साइज इसके क्या मान लिए 10। सर Fe+3 Fe स्मॉलर देन Fe3+, उसके बाद आएगा Fe2+ और फिर आ जाएगा आयरन। ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि Fe इसमें 10 और 10, इसमें कितने हो गए 8 और 10 और इसमें क्या हो गए 7/10। तो स्टूडेंट टीचर, ठीक, इधर स्टूडेंट्स क्या हो गए कम, टीचर ज्यादा, तो इसका साइज सबसे छोटा। मैंने पेपर में कहा था इंक्रीजिंग मींस पहले वो जिसका साइज सबसे छोटा है। तो Fe3+, Fe2+, फिर क्या आ गया Fe। अब बताओ बेटा, सबको मेरे साथ आज इसके साथ आयनिक रेडियस के कंसेप्ट क्लियर के नहीं? यस सर। क्लियर? Yes, sir. चलो गुड, अगर यहाँ तक क्लियर है बेटा नई प्रॉपर्टी आज स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी काफी टाइम लेगा। दैट प्रॉपर्टी विल बी आवर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो इसी रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पे आ जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके सीबीएसई के फाइनल पेपर का कॉमन क्वेश्चन है। डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, कि कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। क्योंकि बेटा ये हमारे आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ सब में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज में आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए से अभी आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ आज का लेक्चर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. सबको? तो आज बेटा लेक्चर को रिवाइज जरूर करना। और एक स्टार्टिंग में तुम में से काफी स्टूडेंट मुझे नोट्स बनाकर सेंड करते थे, अब बंद कर दिया। तो मुझे कईयों के पेरेंट्स से बात नहीं करना सर ये नोट्स बनाते हैं, पर बेटा वो नोट्स मुझे सेंड कर दिया करो ताकि मुझे भी रहे हाँ मेरा लेक्चर इन्हें समझ आ रहा है। ठीक है? मेरा मोबाइल जो है ना उसे भर दो, उसकी मेमोरी फिल कर दो, कि खन्ना सर के बाद इतने नोट्स इकट्ठे हो जाए कि उनको नया मोबाइल लेना पड़े या उसको डिलीट करना पड़े मेमोरी को। करोगे मुझे सेंड नोट्स बनाकर जो इसके लेक्चर देखते हो? Yes, sir. सभी किया करो बेटा। रिद्धि तूने भी स्टार्टिंग में सेंड किए थे, वैभव आपके मम्मा का फोन आता करना था ये बनाता है, पर मुझे सेंड कर। सारे बच्चे सारे, गुरनूर, हर्षिता, बेटा आप स्टार्टिंग में सेंड करते थे, अब बंद कर दिए।
तो मुझे हमेशा अपने नोट्स बनाए जरूर सेंड करो बेटा, क्योंकि इससे तुम्हारा मेरे साथ लिंक बना रहेगा, ठीक है? ओके सर। सर यस सर। करें क्लोज, क्लियर आज का लेक्चर? थैंक यू सर। यस सर। यस सर। ओके थैंक यू बेटा, सर। ओके जी, ओके थैंक यू ओके बेटा, ओके जी।